नमस्कार। पिछला जो टॉपिक था वो इम्यूनोलॉजी का इंट्रोडक्टरी टॉपिक था और अब जो आज मैं टॉपिक लेके आया हूँ वो है इम्यूनिटी। इम्यूनिटी के बारे में हम ये तो देख चुके थे कि इम्यूनिटी होती क्या है। इम्यूनिटी का मतलब है कि बॉडी का जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो इम्यूनिटी कहलाती है। हमने ये भी पढ़ा था कि ये जो शब्द है ये है इम्यूनिस, जो लैटिन वर्ड है, और ये इसका मतलब होता है एग्जेम्प्ट, या कहें तो इसको त्यागना। बॉडी का जो डिफेंस मैकेनिज्म है ये दो प्रकार का होता है। इसको जो ब्रॉडली हम दो भागों में बांट सकते हैं, या ये कहें कि इम्यूनिटी जो है वो टू टाइप्स की होती है। कौन कौन सी? एक होती है इन्नेट इम्यूनिटी और दूसरी होती है एक्वायर्ड, या इसको कहते हैं एडेप्टिव इम्यूनिटी भी। ठीक है, अब इन्नेट का क्या मतलब है और एक्वायर्ड एडेप्टिव का क्या मतलब है? इन्नेट का मतलब है, शाब्दिक जो अर्थ होता है उसका मतलब होता है कि बाय बर्थ, यानी कि ऐसी इम्यूनिटी जो कि हमारे पास जन्म से है। तो जन्म से जो होगी वो कैसी इम्यूनिटी होगी इसके बारे में देख लेते हैं। हमारे पास थोड़ी सी चीज मैं समझा देता हूँ कि ये जो है इम्यूनिटी, इन्नेट इम्यूनिटी है, ये बाय बर्थ तो है। ये किस तरह की नॉन स्पेसिफिक टाइप की है। नॉन स्पेसिफिक मतलब ये है कि यह किसी पर्टिकुलर बैक्टीरिया या वायरस को पहचानेगी नहीं, यानी कि यह इस तरह से काम करेगी कि सबके लिए एक समान तरीके से काम करेगी। कहने का मतलब यह है कि मान लेते हैं हम हमारी बॉडी की जो स्किन की बात करते हैं, तो स्किन कैसे काम करती है? चाहे ये बैक्टीरिया हो, चाहे वायरस हो, चाहे हेलमिन्स हो, चाहे प्रोटोजोन्स हो, सबको क्या करेगी? ये एक आंख से देखेगी। इसका मतलब ये है कि ये उनको सभी को एक तरह से बॉडी को जो है नॉन स्पेसिफिक तरीके से उनसे प्रोटेक्ट करके रखेगी। यानी कि यह नहीं पहचान रही कि ये माइक्रोब्स है या ये वायरस है तो हमें इस अलग तरीके से ट्रीटमेंट देना है। ये क्या सबको नॉन स्पेसिफिक तरीके से इसको रिमूव या उनसे प्रोटेक्ट करके रखती है। तो ये जो इम्यूनिटी है ये किस तरह की होगी? नॉन स्पेसिफिक टाइप की होगी। अब ये जो इन्नेट इम्यूनिटी है इसको कुछ बैरियर्स के द्वारा प्रेजेंट किया जाता है, यानी कि इट इज प्रेजेंटेड बाय सम बैरियर्स। अब ये बैरियर्स कौन से हैं? यानी कि ये कहें तो ये एक तरह से बॉडी के अवरोधक ही हैं, जो कि नॉन स्पेसिफिक तरीके से हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करके रखते हैं। तो कौन कौन से बैरियर हैं? पहला है एनाटॉमिक बैरियर। ये बैरियर लिखा हुआ है ना, बैरियर में पहला है एनाटॉमिक बैरियर। अब एनाटॉमिक बैरियर कौन कौन से एनाटॉमिक होंगे? एनाटॉमिक का मतलब होता है कि शरीर की संरचना से संबंधित, कि शरीर की जो रचना है उससे संबंधित जो है कौन कौन से, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल पहले आपको दे ही दिया। स्किन है, स्किन क्या करती है? हमारी बॉडी को हर तरह के पैथोजन से बचाकर रखती है। तो पहला तो जो है एनाटॉमिक बैरियर कौन सा हो गया? स्किन। दूसरा जो एनाटॉमिक बैरियर है वो है म्यूकस लेयर। म्यूकस लेयर कैसे बचा के रखती है हमें, जरा ये भी देख लेते हैं। पहली बात तो म्यूकस लेयर होती क्या है? म्यूकस लेयर क्या होगी? एलिमेंट्री कैनाल की जो इनर लेयर है, अंदर की जो लेयर है वो म्यूकस लेयर होती है। ठीक है, और जो भी हम भोजन खा रहे हैं या जो भी कुछ ले रहे हैं एलिमेंट्री कैनाल में जो भी ले रहे हैं, वो क्या करते हैं कि हमारे जो फूड पार्टिकल्स होते हैं उसमें
सैकड़ों तरह के बैक्टीरिया वायरसेस होते हैं, लेकिन हम फिर भी बीमार नहीं होते। उसका कारण ये है कि पहले उनको म्यूकस द्वारा ट्रैप किया जाता है और फिर उसके बाद हमारे स्टोमक में उनको डाइजेस्ट कर दिया जाता है। तो हमारी जो इनर लाइनिंग है स्टोमक की या कहें एलिमेंट्री कैनाल की, वो सारी की सारी क्या करती है, जितने भी बैक्टीरिया हैं या जो भी पैथोजेंस हैं उनको वह म्यूकस में ट्रैप कर लेती है। तो वह किस तरह से होता है, वह भी नॉन स्पेसिफिक तरह के होता है कि ऐसा नहीं है कि म्यूकस किसी पर्टिकुलर बैक्टीरिया को तो छोड़ दे और किसी पर्टिकुलर बैक्टीरिया को ट्रैप कर ले। तो वह भी किस तरह से होगा, नॉन स्पेसिफिक तरीके का। ठीक है, इसको मैं दोबारा लिख देता हूँ, म्यूकस। अब आते हैं दूसरा जो है, दूसरा है फिजियोलॉजिकल बैरियर। फिजियोलॉजिकल यानी कि कार्यकी से, हमारे शरीर की जो कार्यकी है या फिजियोलॉजी है उसके द्वारा किस तरह से हमारी बॉडी जो है पैथोजेंस को या इन्फेक्शियस एजेंट्स हैं उनको उनसे प्रोटेक्ट करके रखती है। तो फिजियोलॉजिकल में सबसे पहला जो है वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर, अब टेम्परेचर कैसे जो है हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करके रखता है। हम लोगों ने कई बार सुना है कि हमारे बुखार आ गया, है ना, ये होता है अक्सर कि जब बीमार हो जाते हैं तो हमारे बुखार आ जाता है। तो बुखार क्या है, बुखार हमारी बॉडी का एक डिफेंस मैकेनिज्म है। मतलब हमारी बॉडी जो है खुद को प्रोटेक्ट कर रही है। हमारा बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, और जब बुखार आता है तो ये लगभग 2 डिग्री सेल्सियस जो है वो इंक्रीज कर लेता है। अपनी बॉडी का टेम्परेचर है वो लगभग 2 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज कर लेता है। 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट तो नॉर्मल होता है, और जब हम कहते हैं कि यार इसके बुखार आ गया, 102 डिग्री बुखार आ गया, हाँ, तो लगभग जो है 38.9 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाता है बॉडी का। सिर्फ 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ने पर ही जो बैक्टीरिया की जो ग्रोथ है वो रुक जाती है। तो हमारी बॉडी ने क्या किया कि एक जो है ना इसका फिजियोलॉजिकल जो बैरियर है उसको एक्टिवेट किया। उसने क्या किया कि बॉडी का जो टेम्परेचर जैसे ही जो है पैथोजेंस की संख्या ज़्यादा हुई, वैसे ही जो बॉडी ने अपना टेम्परेचर बढ़ाया, और बढ़ाने के बाद वो जो बैक्टीरिया हैं उनकी ग्रोथ को इनहिबिट कर दिया। होता ये है कि हमें ये पता है कि जितने भी जो पाथवेज होते हैं वो किसके द्वारा कंडक्ट होते हैं, एंजाइम्स के द्वारा। और जो एंजाइम्स हैं वो पर्टिकुलर ऑप्टिमम टेम्परेचर पर ही वर्क करते हैं। यदि ज़्यादा टेम्परेचर हो जाए तो भी वो डिमॉर्फ हो जाएंगे, और कम टेम्परेचर हो जाए तो वो फ्रीज हो जाएंगे। तो जब ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है तो वो जो है एंजाइम्स काम नहीं करते, डिमॉर्फ हो जाते हैं, और जो है जो भी नॉर्मल जो पाथवेज है वो इंटरप्ट हो जाता है, तो वो ग्रोथ नहीं कर पाते। तो इस तरह से जो है बॉडी का जो टेम्परेचर है वो भी एक बैरियर के रूप में काम करता है। अब जो है दूसरा फिजियोलॉजिकल जो बैरियर है वो है पीएच। हमें ये पता है कि जब खाना हमारे बकल कैविटी से इसोफेगस से होता हुआ स्टोमक में जाता है, तो स्टोमक में सबसे पहला काम क्या होता है कि जो खाना जो भोजन आया है उस पर सबसे पहला HCl का सिक्रीशन किया जाता है। ठीक है, स्टोमक के अंदर जो ऑक्जेंटिक सेल्स होती हैं वो क्या करती हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl का सिक्रेशन करती है। और आपको जानकर ये ताज्जुब होगा कि वो जो HCl है उसका जो pH है वो 1.5 से लेकर 3.5 तक होता है, यानी कि वो हाईली एसिडिक होता है। यदि वह बाहर हमें मिल जाए और यदि हम उसको स्किन पर डाल दें तो हमारी स्किन बर्न हो सकती है, इतना ज़्यादा एसिडिक होता है।
लेकिन हमारे अंदर जो म्यूकस लेयर होती है ना, वो स्टमक की जो वॉल्स होती है उसको प्रोटेक्ट करके रखती है। तो हमारे अंदर जो है वो HCl जो है न्यूट्रलाइज होता है म्यूकस लेयर के द्वारा। लेकिन जो बैक्टीरिया आ रहे हैं उसमें, वो बैक्टीरिया HCl के कारण वो सारे के सारे उनकी जो सेल वॉल है या जो भी उनके जो आउटर लेयर है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। और ज़्यादातर जो बैक्टीरिया हैं वो यहाँ पर ही, या पैथोजेंस हैं, जो ज़्यादातर पैथोजेंस है वो स्टमक में डाइजेस्ट कर दिए जाते हैं। तो ये जो pH है ये भी हमारा एक फिजियोलॉजिकल बैरियर के रूप में काम करता है। तीसरा जो बैरियर है वो है फैगोसाइटिक। फैगोसाइटिक बैरियर, फैगोसाइटिक बैरियर में क्या होगा, नाम से पता चल रहा है कि फैगोसाइटोसिस होना चाहिए इसमें, यानी कि भक्षण की क्रिया होनी चाहिए। हमारे बॉडी में कुछ विशेष प्रकार की इम्यून सेल्स होती हैं, और ये जो इम्यून सेल्स होती हैं ये थोड़ी बड़ी होती हैं, लार्ज साइज की होती हैं, और इनका काम होता है फैगोसाइटिक एक्टिविटी, यानी कि भक्षण की क्रिया करना। ये जो क्या जो सेल्स होती हैं, ये कौन कौन सी सेल्स होती हैं, इम्यून सेल्स हैं ये सारी की सारी। जैसे मैक्रोफाज सेल्स है, न्यूट्रोफिल सेल्स है, मोनोसाइट सेल्स हैं। ये सारी की जो सारी कोशिकाएं क्या करती हैं कि नॉन स्पेसिफिक तरीके से कोई भी पैथोजन हो उसको जो है एनगल्फ करने का काम करती हैं। तो ये जो फाइगोसाइटिक बैरियर है ये भी क्या कैसे काम करेगा, नॉन स्पेसिफिक काम करेगा। इनमें कौन कौन सी सेल भाग लेंगी, जो फैगोसाइटिक सेल्स, जैसे यहाँ लिख देता हूँ, जैसे कि मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल, ठीक है। ये जो सेल्स हैं ये सारी कोशिकाएं जो है फैगोसाइटिक एक्टिविटी द्वारा पैथोजेंस को एनगल्फ करती है। चौथा जो बैरियर, इन्फ्लामेटरी बैरियर। इन्फ्लामेटरी बैरियर, इन्फ्लामेटरी बैरियर क्या होता है, इस नाम से पता चल रहा है इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन का मतलब है कि जब हमारे कई बार टिश्यू डैमेज हो जाती है, यानी कि हमारे चोट लग जाती है। जब चोट लगती है तो उसके बाद इन्फ्लामेशन की प्रोसेस होती है। इन्फ्लामेशन की प्रोसेस के बाद जो है वो हीलिंग प्रोसेस होती है। तो इन्फ्लामेटरी जो बैरियर है इसमें क्या होगा कि जब चोट लगी, टिश्यू रप्चर हुआ, टिश्यू डैमेज हुआ, तो वहाँ का जो वेस्कुलर फ्लूइड है इस टिश्यू का, कहीं पे भी जहाँ भी चोट लगी है वहाँ का जो टिश्यू फ्लूइड है वो टिश्यू फ्लूइड जो है वेस्कुलर फ्लूइड बाहर आता है। उस वेस्कुलर फ्लूइड के अंदर सीरम प्रोटीन्स पाए जाते हैं, और ये जो सीरम प्रोटीन होते हैं ये एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी रखते हैं। साथ ही साथ ये जो सीरम प्रोटीन है इसके साथ में कई तरह की जो है एंटी माइक्रोबियल जो सेल्स हैं वो भी इकट्ठी हो जाती हैं वहाँ पर, और वे सभी एक साथ जो है नॉन स्पेसिफिक तरीके से वहाँ पर वर्क करती हैं। यानी कि जो पैथोजन, यदि मान लीजिए स्किन पर टिश्यू डैमेज हुआ तो स्किन रप्चर हो गई, रप्चर होने के बाद ये क्या है, एयर के कांटेक्ट में आई। हमें पता है एयर के अंदर हजारों तरह के जो है पैथोजेंस होते हैं। तो ये जो पैथोजेंस है जब ओपन स्किन मिल गई है इनको, तो ये टिश्यू में अंदर इन्फेक्शन कर सकता है। तो इसलिए सबसे पहला काम क्या होता है कि जो वेस्कुलर फ्लूइड है वो वेस्कुलर फ्लूइड जो डैमेज टिश्यू है वहाँ पर आता है, और उसके अंदर जो प्रोटीन है, सीरम प्रोटीन है, वो जो सीरम प्रोटीन और एंटी माइक्रोबियल जो सेल्स हैं वो सारी जो है कोशिकाएं वहाँ के जो पैथोजेंस हैं उनको न्यूट्रलाइज करने का काम करती हैं। तो इस तरह से ये जो है 4 हमारे पास बैरियर हैं जो कि इनेट तरीके से या नॉन स्पेसिफिक तरीके से वर्क करते हैं। अब हम आते हैं एक्वायर्ड एडेप्टिव टाइप की इम्यूनिटी पर। इसके नाम से ही पता चल रहा है कि एक्वायर्ड का मतलब हो गया ऑब्टेन्ड मतलब कि हमने प्राप्त किए, हमने कहीं से ये ग्रहण किए।
अब ग्रहण कहाँ कहाँ से कर सकते हैं हम, ठीक है, और ये किस प्रकार की होगी। ये जो है सबसे पहले तो स्पेसिफिक टाइप की, स्पेसिफिक का मतलब है कि यह पर्टिकुलर एक पैथोजन को पहचानेगी और उसके अगेंस्ट में ही एंटीबॉडी डेवलप करेगी। तो ये क्या हुआ कि पर्टिकुलर टाइप की जो है एंटीजन को इसने पहचाना और उसके अगेंस्ट में एक पर्टिकुलर टाइप का एंटीबॉडी जो है वो सिंथेसाइज की, ठीक है। तो ये कैसे होगी, स्पेसिफिक टाइप की होगी। अब ये जो है ये है दो प्रकार की होती है, एक होती है नेचुरल प्रकार की और दूसरी आर्टिफिशियल प्रकार की। नेचुरल और आर्टिफिशियल, नेचुरल का मतलब हुआ प्राकृतिक रूप से, यानी कि प्राकृतिक रूप से हमारे अंदर स्पेसिफिक टाइप की यदि जो इम्यूनिटी है तो वह कैसी होगी, नेचुरल टाइप की होगी। और यदि हमने किसी कृत्रिम प्रकार से यदि उसको इंड्यूस करवाया है तो वो कैसी होगी, आर्टिफिशियल टाइप की, ठीक है, सिंपल। अब नेचुरल टाइप की जो है वह भी दो प्रकार की होती है। कौन सी होगी, एक होगी एक्टिव और दूसरी होगी इनएक्टिव। एक्टिव और इनएक्टिव, या कहें तो एक्टिव और पैसिव, बात एक ही। एक्टिव टाइप की, एक्टिव टाइप का क्या मतलब है कि ऐसी स्पेसिफिक टाइप की इम्यूनिटी जो कि हम हमारे द्वारा अंदर से पैदा की जाए। कैसे होगा, जब हम बीमार हुए, कोई पर्टिकुलर पैथोजन ने हमें इन्फेक्ट किया तो क्या हुआ, उसके खिलाफ एक पर्टिकुलर टाइप की एंटीबॉडी बनी, वह एंटीबॉडी उसका मल्टीप्लिकेशन हुआ, ठीक है। तो ये क्या हुआ कि जब हम बीमार हुए तो एक्टिव रूप से हमारी जो बॉडी ने खुद सिंथेसाइज की है, ठीक है। तो ये कैसी होगी, एक्टिव टाइप की, ठीक है। और इनएक्टिव टाइप की कैसे होगी, इनएक्टिव टाइप की ऐसे होगी कि हमारे अंदर से पहले से ही मौजूद हो, या कहें कि माता से बच्चे को मिलने वाली, ठीक है। कैसे कि जब बच्चा छोटा होता है, इसको मतलब ये क्या होगा, मदर टू इन्फेंट थ्रू प्लेसेंटा, और कोलेस्ट्रम। मतलब कि माता के द्वारा छोटा जो बच्चा है उसको कोलेस्ट्रम के द्वारा जो मदर मिल्क होता है उसमें कोलेस्ट्रम होता है और कोलेस्ट्रम में एंटीबॉडी होती है। और ये जो एंटीबॉडी है जो इन्फेंट बच्चा है, जो नवजात शिशु है, उसको प्रोटेक्ट करके रखती है। इसी तरह से जब फॉर्म में कोक के अंदर जब एम्ब्रियो होता है तो क्या होगा, उस वह प्लेसेंटा के द्वारा मदर से जुड़ा हुआ है। और प्लेसेंटा में से क्या होता है कि जो एंटीबॉडी है वो बच्चे को लगातार कंटिन्यूसली प्रोवाइड होती रहती है। तो इस तरह से ये इनएक्टिवली, यानी कि यहाँ पर बच्चे ने किसी प्रकार का कोई भी बाहर से कोई पैथोजन गया नहीं है उसको ये चीज़ पैदा करने के लिए, तो मदर से बच्चे में ये चीज़ डायरेक्ट आ रही है, ठीक है। आर्टिफिशियल कैसे होगा, आर्टिफिशियल यानी कि कृत्रिम रूप से हमें बाहर से एंटीबॉडी पैदा करवाई जाए या एंटीबॉडी दी जाए। दो तरीके हैं, एक काम होगा एक्टिव, ये भी दो प्रकार की होगी आर्टिफिशियल, और ये होगी इनएक्टिव। क्या आर्टिफिशियल भी दो तरह की होगी, एक्टिव और इनएक्टिव।
ऐसी स्पेसिफिक इम्यूनिटी जो कि कृत्रिम रूप से पैदा करवाई जाए हमारी बॉडी में। कैसे होगा? हमें पता है कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था या पिछले वीडियो में देखा था कि जेनर साहब ने क्या किया, स्मॉल पॉक्स का जो पॉस्ट्यूल थे, और सॉरी काउ पॉक्स के जो पॉस्ट्यूल थे, उनको क्या किया, ह्यूमन में इंजेक्ट करवाया। और वो ह्यूमन जो थे, वो जो मिल्क मेड थे, उनके कभी भी स्मॉल पॉक्स नहीं हुई। तो उसका कारण क्या था? उन्होंने क्या है, आर्टिफिशियल रूप से जो है पैथोजन डाला और उस पैथोजन के अगेंस्ट में एंटीबॉडी बन गई। तो हम यहाँ पर इसी तरह से काम करेंगे। एक्टिव में क्या होगा कि बाय वैक्सीनेशन या क्या है, बाय वैक्सीन, हम वैक्सीनेशन के द्वारा वैक्सीन जो होगी वो क्या होगी, डेड जो पैथोजन होंगे। यदि हम पैथोजन एक्टिव पैथोजन ले लेंगे तो क्या होगा, हम बीमार हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर हमें बीमार भी नहीं करना है और इम्यूनिटी भी पैदा करनी है। तो क्या होगा, जो डेड पार्टिकल होता है वह हमारी बॉडी में इंजेक्ट कराया जाता है वैक्सीन के रूप में, और जब वो जो डेड पार्टिकल के अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनती है, एंटीबॉडी बनने से फिर जो है हमारी इम्यूनिटी बनती है। कहने का मतलब एंटीबॉडी मतलब बनने का मतलब ये इम्यूनिटी बनना। तो ये जो डेड पार्टिकल क्या होता है, एक्चुअली होता ही है कि हम कहेंगे डेड पार्टिकल के अगेंस्ट में इम्यूनिटी कैसे बनी, तो एंटीबॉडी कैसे बनी। एंटीबॉडी का काम क्या होता है, पूरा जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या पैथोजन है उसको नहीं पहचानता है। वो क्या करता है, एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट साइट्स होती हैं, उन्हीं को वो पहचानता है। और वो क्या होगा, वो बाहरी खोल ही होगा, पैथोजन का बाहर का खोल होगा। तो हम क्या करते हैं, वैक्सीन जब तैयार की जाती है तो जो बाहर के जो प्रोटीन के खोल होते हैं उन्हीं को जो है सेपरेट किया जाता है, उन्हीं को आइसोलेट कर लेते हैं और एज ए वैक्सीन उनको दिया जाता है। तो हाँ, हमने क्या किया, उनके अगेंस्ट में बनने वाली जो एंटीबॉडी है वो बन जाएगी और हम बीमार भी नहीं होंगे। तो इसलिए क्या होगा कि इस तरह से वैक्सीनेशन की जाती है। इनएक्टिव में क्या होगा, इनएक्टिव में क्या होगा कि डायरेक्टली एंटीबॉडी, एबी का मतलब है एंटीबॉडी, एंटीबॉडी डायरेक्टली इंजेक्टेड। इनएक्टिव का क्या मतलब हुआ, यहाँ तो हमने क्या किया कि बॉडी के अंदर, शरीर के अंदर हमने एंटीबॉडी बनाई है या बनवाई है पैथोजन इंजेक्ट करवा के। लेकिन इनएक्टिव में क्या होगा कि हम यदि डायरेक्ट ही एंटीबॉडी ही लें किसी पर्टिकुलर पैथोजन के अगेंस्ट में, और ये एंटीबॉडी कहाँ बनाई जा रही है, किसी और एनिमल में, किसी और, जैसे जो एंटीबॉडी बनाई जाती है वो क्या करते हैं कि हॉर्स है या जो मंकी है, इनमें क्या करते हैं, पैथोजेंस को इंजेक्ट करवाते हैं और उन पैथोजेंस के अगेंस्ट में जो एंटीबॉडी बनती है वो क्या है, ब्लड से सेपरेट कर ली जाती है, सीरम प्रोटीन को सेपरेट कर लेते हैं और उसके अंदर जो एंटीबॉडी होती है वो उन एंटीबॉडी को हमें फिर डायरेक्टली दी जाती है। तो ये जो प्रोसेस है ये क्या कहलाती है, इनएक्टिव। इनएक्टिव इसलिए क्योंकि हमारी बॉडी ने इसमें कुछ काम नहीं किया, हमें डायरेक्ट जो है पैथोजन के अगेंस्ट में एंटीबॉडी ही दी जा रही है। तो इस प्रकार से हमारे पास जो है इम्यूनिटी में दो प्रकार की इम्यूनिटी होती है, इननेट और एक्वायर्ड। ठीक है, मैं जहाँ तक समझता हूँ आपको ये चीज़ जो है समझ में आनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच।